सोरा, ईच और सम सिमिलर स्किन डिसीज द ईच माइट। तो सोरा क्या है? एक ईच है या ईच जैसा ही सिमिलर डिसीज है, या उसको दूसरा हम बोलते हैं द ईच माइट। सोरा जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है टी सोरैट पे से, जिसका मीनिंग होता है ग्रूव, फॉल्ट, पोल्यूशन या स्टिग्मा। तो हैनेमन सर ने सोरा को एक फॉल्ट बोला है, पोल्यूशन, ग्रूव या स्टिग्मा बोला है। अब अकॉर्डिंग टू हैनेमन सर की अगर बात करें तो उन्होंने बोला था कि मैनिफेस्ट कैसे होता है सोरा। सोरा इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ऑन स्किन। तो पहले क्या होगा कि वेसिकल जो है वो बॉडी पे फॉर्म होने लगेंगे। सोरा इस तरीके से खुद को हमारे बॉडी के ऊपर दिखाता है कि वहाँ पर क्या होगा, स्किन के ऊपर पहले वेसिकल फॉर्म होने लगेंगे, वहाँ पे क्या होगी, हमें ईचिंग होगी, और उसका एक टिपिकल ऑर्डर भी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। He says that Sora has been present in the human beings since many years. बहुत सालों से सोरा जो है वो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है। It has passed on in generations, in hundreds of generations. तो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ये डिसीज नेक्स्ट जनरेशन में जाती गई, या कंटिन्यूसली जितने भी जनरेशन आए उसमें सोरा, ये जो माइजम था, ये कंटिन्यूसली पास होते गया। ही कॉल्ड इट इंटरनल ईच डिसीज। उन्होंने इसको इंटरनल ईच डिसीज भी बोला है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू H.A. रॉबर्ट्स। अकॉर्डिंग टू H.A. रॉबर्ट्स, डॉक्टर हैनेमन वॉज प्रोबेबली रेफरिंग टू द मिलियंस ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी इन एंशियंट टाइम्स। तो जब हैनेमन सर का टाइम था उस टाइम पे ये सोरा जो है वो खुद को लेप्रोसी के फॉर्म में वहाँ पर दिखा रहा था, या लेप्रोसी ही सोरा का ही मैनिफेस्टेशन था। इट रिमेन्स लैटिन एंड शोज इट प्रेजेंस ओनली व्हेन सर्कमस्टांसेस बिकम फेवरेबल फॉर देम। और ये कभी कभी सोरा जो है वो लैटिन कंडीशन में चला जाता है। लैटिन मतलब क्या, वो छुप जाता है, मतलब बॉडी में प्रेजेंट होता है लेकिन हमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। और ये खुद को साबित कब करेगा, या प्रेजेंस है उसका हमें ये कब पता चलेगा, जब बॉडी में, एनवायरनमेंट में ऐसी फेवरेबल कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस बनते हैं, तब ये जो है वो खुद का प्रेजेंस वहाँ पे हमें दिखाता है। तो ये क्या है, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस आर सीन इन सोरा। तो कभी भी फंक्शनल लेवल पे जो भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं वो सोरा माइजम की वजह से होते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर J.T. केन, सोरा इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल माइजम। तो सबसे पुराना जो माइजम नोन टू ह्यूमन बींग्स है वो है सोरा। तो हैनेमन सर ने सबसे पहला जो माइजम ढूंढ के निकाला है वो सोरा है। और उन्होंने ये क्यों ढूंढ के निकाला था, क्योंकि उनके पास जब भी पेशेंट्स आते थे कोई एक कंप्लेंट लेकर, वो ठीक हो जाते थे। हैनेमन सर उनको होम्योपैथिकली ठीक कर देते थे, लेकिन क्या होता था, कुछ सालों बाद वो सेम कंप्लेंट लेकर पेशेंट उनके पास फिर से आता था। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि क्यों ये चीज बार बार रिकर होकर आती है। तो इसका रीजन था सोरा या माइजम। तो अगर सोरा बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो साइकोसिस और सिफिलिस भी बॉडी में नहीं आ सकता है। इट हैज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ मैनकाइंड। तो ये जब भी बिगिनिंग ऑफ मैनकाइंड है उसी टाइम से सोरा जो है वो ह्यूमन बीइंग में है पहले से। इनिशियली देयर वॉज ओनली सोरा विच इज सीन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो पहले से सोरा ही प्रेजेंट था जो कि खुद को वेसिकल के फॉर्म में दिखाता था। इरप्शन ऑन द स्किन वेयर सप्रेस बाय अप्लाइंग सल्फर और जिंक ऑइंटमेंट। तो एलोपैथी में जो जिंक या सल्फर का ऑइंटमेंट यूज किया जाता था, तो वहाँ पे उसकी वजह से वो क्या हो जाते थे, इरप्शन सप्रेस हो जाते थे। द डिसीज प्रोसेस वेंट ऑन इनसाइड। अब ये डिसीज प्रोसेस जो है वो ऊपर के जो उसके मैनिफेस्टेशन थे वो चले गए, लेकिन अब ये अंदर की बॉडी में इनसाइड जो मेन इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसको अफेक्ट करेगा। ऑल्दो इट कुड नॉट बी सीन आउटसाइड। तो इनसाइड चला जाएगा और बाहर हमें वो इसके मैनिफेस्टेशन देखने को नहीं मिलेंगे। ऑन सरफेस एवरीथिंग अपीयर नॉर्मल। तो बाहर से हमें लगेगा कि सब ठीक है, बट इनसाइड ड्यू टू सपरेशन द वाइटल ऑर्गन्स वेयर गेटिंग अफेक्टेड। तो सपरेशन की वजह से क्या हुआ, फिर जो पहले मैनिफेस्टेशन थे वो चले गए, लेस इंपॉर्टेंट से मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ गए और वाइटल ऑर्गन्स को उसने अब इन्वॉल्व कर लिया। दिस अफेक्शन वेयर लेटर सीन इन द फॉर्म ऑफ डिसीजेस ऑफ हार्ट, लंग, कैंसर एंड जनरल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी। तो जो नॉर्मल इरप्शंस थे बॉडी के, वो जब हमने दबा दिए या सप्रेस कर दिए, अब वो क्या करेंगे, इंटरनल ऑर्गन को हार्म करेंगे। टू क्योर दिस कंडीशन होम्योपैथिक मेडिसिन शुड बी गिवन विच विल टर्न अराउंड दिस चेंजेस बैक टू नॉर्मल इरप्शंस। तो अब क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे होम्योपैथी का यूज़ किया तो ये जो हार्ट, लंग, लीवर जो भी अफेक्ट हुआ है वो उसकी कंडीशंस या उसके सिम्टम्स कम होकर वो फिर से इरप्शन के फॉर्म में बाहर हमें देखने को मिलेंगे। और एक बार अगर वो फिर से इरप्शन अपीयर होते हैं, मतलब इट इज़ अ गुड साइन ऑफ क्योर।
जो कि हेरिंग्स लॉ में भी बोला गया है कि अगर वो मोर इम्पोर्टेंट से लेस इम्पोर्टेंट की तरफ जा रहा है, सेंटर टू पेरिफेरी जा रहा है, तो ये हेरिंग सर का एक क्योर का लॉ भी है. This should be treated on the principle of homeopathy. If treated correctly, this eruption will also go away and the person will be cured. और इसके बाद जो ये इरप्शन अब फिर से बॉडी पर आ गए हैं, इसको अगर हमने प्रिंसिपल्स जो होम्योपैथी में दिए हैं उसके हिसाब से अगर हम पेशेंट को ठीक करेंगे तो यहाँ पे वो फुल्ली क्योर होता है. सोरा इज द मोस्ट फंडामेंटल कॉज ऑफ सो मेनी क्रोनिक मेलेडीज. तो जो भी क्रोनिक डिसीजेस है, क्रोनिक मेलेडीज होती है, इनका मोस्ट फंडामेंटल कॉज जो है या फिर ओनली फंडामेंटल मेन कॉज जिसको हम बोल सकते हैं सोरा, क्योंकि सोरा अगर बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो साइकोसिस और सिफिलिस भी बॉडी में नहीं हो सकते. इट इज द मोस्ट एंशियंट, मोस्ट यूनिवर्सल, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड येट मोस्ट मिस एप्रहेंड क्रोनिक मैजमेटिक डिसीज. तो ये आपको एक MCQ का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एंशियंट, मोस्ट यूनिवर्सल, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मैजमेटिक डिसीज. तो उसका आंसर आपको लिखना है सोरा. सोरा इज द ओल्डेस्ट माइसेमेटिक डिसीज नोन टू मैनकाइंड. तो ये सबसे ओल्डेस्ट है और ये मदर है ऑफ थाउजेंड्स इनक्रेडिबली वेरियस डिसीजेस का. तो इसी की वजह से दूसरे सारे जो भी सिम्टम्स है और जो भी माइजम है वो वहाँ पे अराइज होते हैं. सोरा और ईच डिसीज इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट हाइड्रा हेडेड ऑफ ऑल द क्रोनिक डिसीजेस. तो ये भी एक MCQ का क्वेश्चन है कि हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर किसको बोला गया है और किसने बोला है. तो केंट सर ने सोरा को मोस्ट हाइड्रा हेडेड ऑफ ऑल क्रोनिक डिसीजेस बोला है. ये भी एक MCQ है कि 7th 8 ऑफ ऑल क्रोनिक डिसीजेस आर कॉज बाय सोरा और नेक्स्ट है 1/8 आर ड्यू टू सिफिलिस एंड साइकोसिस. तो 7/8 जो भी सारे क्रोनिक डिसीजेस उसका रीजन सोरा है और जबकि 1/8 जो डिसीजेस कॉज हो रहे हैं उनका रीजन है सिफिलिस एंड साइकोसिस. अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोरा, जिसमें सबसे पहला है मोड ऑफ इन्फेक्शन, दूसरा है इंटरनल डेवलपमेंट कैसी होती है, नेक्स्ट हमें एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम कैसे देखने को मिलते हैं, जिसमें प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, लैटेंट मैनिफेस्टेशन और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे. मोड ऑफ इन्फेक्शन. सोरा इज द मोस्ट इन्फेक्शियस माइजम. सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस माइजम होता है. द फ्लूइड इन सोरिक ईच वेसिकल कंटेन्स द माइजम. तो किसके अंदर ये माइजम प्रेजेंट होता है, जो सोरिक ईच है या जो सोरिक इरप्शन होते हैं इसके अंदर जब पेशेंट उसको स्क्रैच कर लेता है उसमें से जो भी फ्लूइड बाहर आएगा इसके अंदर ये माइजम प्रेजेंट होता है. टच ऑफ द फ्लूइड टू जनरल स्किन इटसेल्फ इज इन्फेक्शियस. तो ये खुद ही बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है. द मोमेंट the fluid comes out in contact with the general skin, the each miasm gets entry into the organism. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब भी ईच प्रेजेंट होंगी, ईच के ऊपर जब पेशेंट स्क्रैच कर लेगा उसके बाद वहाँ पर से जो भी फ्लूइड बाहर निकलता है और ये नॉर्मल जो अनअफेक्टेड स्किन है, जनरल स्किन है, उसको अगर टच हो जाता है, कांटेक्ट में आता है तो ये माइजम बहुत इजीली बॉडी में अब फैलने लगता है. इसका इंटरनल डेवलपमेंट अब कैसे होगा, अभी हमने देखा कि मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या था, अब हम इंटरनल डेवलपमेंट देखेंगे. तो एज सुन एज द फ्लूइड ऑफ each touches the skin, the local nerve communicate it dynamically to the entire part of the body. तो जो स्किन को नर्व सप्लाई होता है वहाँ पे अगर ये ईच का फ्लूइड वहाँ टच हो जाता है या उसके साथ कांटेक्ट करता है, फिर ये जो लोकल नर्व है अब ये एंटायर पार्ट ऑफ बॉडी में जाकर उसको फैला देती है. दिस हैपन टिल द होल ऑर्गेनिज्म हैज बीन चेंज एंटायरली and thoroughly into soric. Thus the internal development of sora occurs. तो बाहर की स्किन से नर्व जो है वो कांटेक्ट में आई, कांटेक्ट की वजह से वो पूरे बॉडी में फैल गई और इसी तरीके से ये जो सोरा है वो इंटरनल डेवलपमेंट करता है. देयर आफ्टर द फर्स्ट लोकल सिम्टम ईच वेसिकल डेवलप्स. इसी के बाद जो ईच वेसिकल है वो वहाँ पे बॉडी पर डेवलप होने लगते हैं. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज, जिसमें पहला है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन. अब प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, वंस द क्रोनिक माइजमेटिक डिसीज डेवलप्स बॉडी प्रोड्यूसेस लोकल सिम्टम्स ऑन स्किन. तो एक बार जब ये माइजमेटिक डिसीज डेवलप होगा सबसे पहले बॉडी क्या करेंगी, लोकल सिम्टम्स स्किन पे दिखाएगी और वो भी किस फॉर्म में, ईच के फॉर्म में दिखाएगी. यूजुअली दिस टेक्स प्लेस अराउंड 6-7 डेज, 10 या इवन 14 डेज भी इस चीज़ को बनने में लग सकते हैं. या जो फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल है, ईच वेसिकल, उसको फॉर्म होने में 6, 7, 10 या फिर 14 दिन का टाइम लग सकता है फॉर इंटरनल डेवलपमेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ लोकल इन्फेक्शन. द पेशेंट गेट्स चिल
फॉलोड बाय फीवर और चिल देखने को मिल सकता है। और ये जो वेसिकल होते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूशियस टिंगलिंग वाले होते हैं, इतने ज़्यादा कि वो जो पेशेंट होता है वो रेजिस्ट ही नहीं कर सकता रबिंग या स्क्रैचिंग को। अब इसकी वजह से क्या होगा, वो जब ईचिंग या रबिंग करता है उसको थोड़े टाइम के लिए वो सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको बर्निंग सेंसेशन होता है बॉडी पे। द ईच वेसिकल कंटेन्स पस विच इज़ वेरी इन्फेक्टिव। तो जो भी पर्स ईच के वेसिकल में प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है। तो जो भी क्लोथ्स यूटेंसिल्स वो पेशेंट यूज़ करता है या उसको टच करता है, उससे अब वो डिसीज फैलने लगती है। एज लॉन्ग एज द प्राइमरी वेसिकल परसिस्ट ऑन द बॉडी द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन डज नॉट अपीयर। तो जितने टाइम तक प्राइमरी मैनिफेस्टेशन बॉडी पे रहेंगे, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन तब तक आते नहीं है बॉडी पे। इन दिस स्टेज ऑफ सोरा कैन बी क्योर बाय इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली स्टेज में होम्योपैथिक रेमेडी या मेडिसिन देने से इंटरनली जब हम पेशेंट को देते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बट इफ़ नॉट क्यूरेटिव मेडिसिन इज गिवन और एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स आर यूज, अगर कोई नॉन क्यूरेटिव मेडिसिन देंगे या एक्सटर्नल हम ऑइंटमेंट देंगे तो डिसीज जो है वो अब बढ़ने लगेगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लैटेंट सोरा। व्हेन दिस प्राइमरी मैनिफेस्टेशन दैट इज each vesicle are not cured by internal antisoric remedy and are suppressed, then sora might remain in dormant or latent form। तो जब हम इस ईच को ठीक से एंटीसोरिक देकर अगर ठीक नहीं कर पाए तो क्या होगा, या हमने उसको सप्रेस कर दिया, कोई पेशेंट ने ऑइंटमेंट लगा लिए, ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, अब ये लैटेंट या डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो लैटेंट कंडीशन में चला जाता है, कोई कंसिडरेबल डिस्टर्बेंस हमें बॉडी में नहीं देखने को मिलता है। और इसी के साथ जब भी बॉडी में फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नोजोलॉजिकल डिसीज डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज एज रेयरली एनी डिसीज सिम्टम्स और टिश्यू चेंजेस आर सीन। तो वहाँ पर क्या होगा कि नोजोलॉजिकल डिसीज डायग्नोसिस भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो लैटेंट है, कोई टिश्यू चेंजेस वहाँ पर नहीं है और डिसीज के सिम्टम्स भी वहाँ पर हमें रेयरली ही देखने को मिलते हैं। हेंस अ फिजिशियन हु डज नॉट नो द साइंस ऑफ लैटेंट सोरा प्रेजेंस वुड डिक्लेयर सच पर्सन एज हेल्दी। तो जिन फिजिशियंस को लैटेंट सोरा की प्रेजेंस की कंडीशंस पता नहीं है तो वो वहाँ पे उस पर्सन को हेल्दी डिक्लेयर कर देगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन क्या होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक अटैक ऑफ एन इन्फेक्शियस acute disease, smallpox, measles, whooping cough, etc., a shock or fall, a wound, a considerable burn, grief, sorrow, vexation, the latent sora awakes and produces chronic diseases। अब क्या हुआ, हमने जब बोला था कि latent sora जो था वो छुपा हुआ था या वो dormant condition में था, लेकिन अब जैसे ही ये सारी conditions आएंगी बॉडी में या favorable conditions आएंगी तो अब ये क्या करेगा, chronic disease form करेगा। This visible symptoms produced by awakened sora, ये क्यों अवेक हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक एक्साइटिंग कॉज उसको मिला और इसी को हम क्या बोलेंगे अब, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा। बेस्ड ऑन दिस इंडिविजुअलिस्टिक सेकेंडरी सिम्टम्स द एंटीसोरिक रेमेडी हैज टू बी चूजन। तो एक प्रॉपर एंटीसोरिक रेमेडी हमें यहाँ पर इंडिविजुअलाइजेशन करके चूज करनी होगी। तो अब हम डेवलपमेंट ऑफ सोरा को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। जब भी ये मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी जो भी मैनिफेस्टेशन थे सोरा के, जो भी ईचिंग, स्क्रैचिंग और बर्निंग थी, उसको अगर हमें ठीक करना है तो वहाँ पे हमें हाईली डायनेमाइज्ड डोज ऑफ सल्फर देना होगा, इससे पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई कंडीशंस में पेशेंट जो है वो खुद के ही सिम्टम्स को सप्रेस कर लेता है, भले कोई ऑइंटमेंट लगा लिया हो या फिर कोई नेचुरल या दूसरा कोई आर्टिफिशियल मीन्स हो, तो सप्रेशन पे भी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। तो ये क्या क्या रीजंस है सप्रेशन के, ये जो भी है इनकी वजह से अगर लैटेंट स्टेज में कभी सोरा चला जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे सारे सिम्टम्स वहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे और उसको अगर कोई भी एक्साइटिंग कॉज मिलता है तो अब सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि डिफरेंट क्रोनिक डिसीजेस ऑफ वेरियस नेम। तो सोरा की वजह से बहुत सारे डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड हमें डिसीजेस देखने को मिलते हैं। और अगर हमें इन दोनों कंडीशंस में अगर पेशेंट को ठीक करना है तो कोई भी एक एंटीसोरिक ट्रीटमेंट हमें वहाँ पर देनी होगी। एंटीसोरिक ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ सोरा डिपेंड्स अपॉन द स्टेज। तो कौन सी स्टेज पे सोरा है इस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है। ट्रीटिंग द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा, टू ट्रीट अ स्मॉल डोज ऑफ 1 or 2 pills ऑफ सल्फर इज गिवन। तो अगर प्राइमरी स्टेज में है या प्राइमरी मैनिफेस्टेशन अगर सोरा के दिख रहे हैं तो वहाँ पे सल्फर बहुत यूजफुल होगा। नंबर 2,
ट्रीटिंग द लैटेंट और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन, तो प्राइमरी के लिए तो हमने देखा सल्फर देंगे, लेकिन जो सेकेंडरी है या जो लैटेंट है, यहाँ पे अगर कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की वजह से इरप्शन दब गए हो तो ये सेकेंडरी में चला जाएगा, जिसमें सिर्फ सल्फर अकेला जो है वो पूरी तरीके से पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हमें सेवरल एंटीसोरिक रेमेडीज नीड टू बी गिवन बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो हमेशा हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेना है, तभी हमें कोई भी रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते। तो सल्फर अकेला ही यहाँ पे ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं कर सकता। जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग अ केस विथ एंटीसोरिक रेमेडी। लेट द वेल सिलेक्टेड एंटीसोरिक रेमेडी कंप्लीट्स इट्स एक्शन। सबसे पहले कभी भी जब भी हम कोई भी एक रेमेडी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे एंटीसोरिक की बात की गई है, क्योंकि हम सोरा का जो है ट्रीटमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसको फुल्ली वर्क करने दिया जाना चाहिए। उसके एक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस हमें वहाँ पर नहीं लाना है। अगर कभी न्यू सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं जो कि पेशेंट में पहले नहीं देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे एंटीडोट द रेमेडी, ये सबसे मेन चीज़ है। तीसरा, होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या होता है? अगर जो एग्जिस्टिंग जो भी सिम्टम्स है वो एग्रावेट हो रहे लेकिन बेटरमेंट की फीलिंग पेशेंट में देखने को मिल रही है, तो ये एक होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है। इस पर भी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4. The indicated remedy when acted for a certain period of time seems to come to a standstill. The symptoms still indicate the same remedy. Repeat the remedy. Repeat कब करेंगे? जब एक certain period के लिए हमारी remedy ने काम किया, लेकिन अब कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने जब सिम्टम्स लिए, टोटलिटी ली, तो सेम ही रेमेडी इंडिकेट हो रही है, तो वहाँ पर हमें वही रेमेडी प्रेस्क्राइब करनी है या रिपीट करनी है। केसेस कमिंग फ्रॉम एलोपैथिक ट्रीटमेंट गिव डोज ऑफ सल्फर, हेपार सल्फर और मर्क्यूरी। तो जब भी पेशेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पास आता है, क्योंकि वहाँ पे सप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे सल्फर, हेपार ऑफ मर्क्यूरी में से आप कोई भी एक चीज़ प्रेस्क्राइब कर सकते हो। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द रेमेडी। मोड्स क्या है? सबसे पहला है कब देंगे? अर्ली मॉर्निंग में, जब पेशेंट ने कुछ खाया पिया नहीं होता है या पेशेंट एक फास्टिंग स्टेज में होता है, तो एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग ये बेस्ट टाइम है। नो ड्रिंकिंग और ईटिंग ऑफ फूड अलाउ विद इन हाफ एन आवर आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, जो कि हमें पता है, हम जब भी प्रेस्क्राइब करते हैं रेमेडी तो हम बोलते हैं कि आपको आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। स्टर द मेडिसिन इन वाटर अंटिल डिजॉल्व बिफोर टेकिंग इट। तो जब भी हम वाटर डोज लेने बोलते हैं तो उनको बोलेंगे कि जो भी ग्लोब्यूल्स है वो पूरी तरीके से जब तक पिघल नहीं जाते तब तक आपको उसको ठीक से डिजॉल्व करना है। अब हम देखेंगे कि फीमेल्स में क्या कंडीशंस या क्या सिम्टम्स हमें। मेंस में क्या होता है कि शुड नॉट बी गिवन बिफोर मेंसेस। तो मेंसेस एक्सपेक्टेड हो उस डेट से पहले नहीं दिया जाता, फ्लो के दौरान भी नहीं दिया जाता, बट आफ्टर 4 days ऑफ मेंसेस तो फर्स्ट 3 days शुड नॉट बी गिवन। तो कभी भी एंटीसोरिक रेमेडी हम पेशेंट में या एक कोई फीमेल में तब तक प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे जब तक फ्लो सेट इन नहीं हो जाता, तो उसके 4th day पे करना है। नेक्स्ट, अगर वहाँ पे प्री मैच्योर या प्रोलॉन्ग मेंसेस की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, तो हाई डोज ऑफ नक्स वोमिका हम 4th day पे प्रेस्क्राइब करते हैं, जिससे कि एंटीसोरिक रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट, तो ये क्या करेगा? फिर प्रिवेंट करेगा कोई भी एबॉर्शन या मिसकैरेज को, फीटस का जो प्रेजेंटेशन होता है उसको प्रॉपर रखता है और प्रमोट करेगा नेचुरल लेबर में। इसी के साथ ये प्रिवेंट करता है सोर ब्रेस्ट एंड निपल एंड अदर कॉम्प्लिकेशन इन मदर दैट अराइजेस फ्रॉम सोरा। तो एंटीसोरिक रेमेडी देने की वजह से कोई भी सोर कंडीशन जो भी निपल और ब्रेस्ट में देखने को मिलती है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब चिल्ड्रन में क्या होता है कि ये जो मेडिसिन है वो मदर्स मिल्क से उसको रिसीव होती है और ये बच्चों में बहुत ही क्विक, माइल्ड और बेनिफिशियल वे में एक्ट करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये जो है रोल ऑफ डाइट एंड मोड ऑफ लिविंग इन एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। तो इस पर डाइट एंड रेजिमेंट पे जो मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। थैंक यू। सिम्टम्स ऑफ सोरा माइजम: हाइपर सेंसिटिव, क्विक रहेंगे, रिएक्ट करेंगे, एक्टिव रहेंगे, इंटेलिजेंट भी देखने को मिलते हैं, जल्दी से ये डर जाते हैं और अनइम्पोर्टेंट इश्यूज़ में ज़्यादा करके ये सीरियस हो जाते हैं बहुत। फियर ऑफ डेथ यहाँ पे देखने को मिलता है, या इलनेस जो भी उनको है उनको ऐसा लगता है कि वो इनक्योरेबल है। मूडी पीपल है, इनको डार्कनेस से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है और ये फियर इनको हमेशा बना रहता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। वेरी रेस्टलेस, नेवर सेटिस्फाई अबाउट एनीथिंग, कोई भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। यहाँ पे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है, वो हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, किसी की हेल्प लेता है, किसी का सपोर्ट सोरिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा लगता है।